चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनातन के द्वारा मिले अपमान का बदला चाणक्य को अब इस बालक में दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे का तेज भाव भावी राजा बनने की गवाही दे रहा था। इससे पहले कि चाणक्य उस बालक से उसके परिवार, उसके कुल के बारे में पूछते, उस बच्चे ने हाथ जोड़ते हुए उनसे क्षमा करे, मुझे जाना होगा, समय पर लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचा तो दंड निश्चित है। चाणक्य ने यह सुना थोड़ा अचंभित रह गए और उन्होंने उस बच्चे से सवाल किया, कौन देगा तुम्हें दंड, किस गुरुकुल से हो, कौन है तुम्हारा गुरु? चंद्रगुप्त ने उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं तो एक गुलाम हूँ, अपने मालिक के वहाँ मजदूरी करता हूँ। चंद्रगुप्त का जवाब सुन चाणक्य के हृदय में उसके प्रति सम्मान मानो और बढ़ गया। उस बच्चे ने जिस साहस और दयालुता का परिचय दिया था, वो किसी श्रेष्ठ गुरु की शिष्या नहीं, बल्कि गुलामी में अपना जीवन बिताने के बावजूद उसके अपने आदर्श, अपने सिद्धांत थे। छोटे चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जाने लगा। चाणक्य ने उसको पूछा, कौन है तुम्हारा मालिक? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शिष्या तहसीलता चल अपनी शिक्षा पूरी करो। उस बच्चे के पास ही रखी अपने से 2 गुने वजन की लकड़ी के गट्टे को उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप तक्षशिला के आचार्य हैं, मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं है। आप मेरे मालिक मन्ना देव से मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी कोशिश बेकार जाएगी। यह सुन चाणक्य ने उत्सुक से सवाल किया, क्यों बेकार जाएगी? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, क्योंकि मन्ना देव अपने गुलामों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। फिर भी अगर आप प्रयास करना चाहते हो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। चाणक्य के उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं आज तुम्हारे मालिक की जीत होगी या मेरी। ऐसा कहकर वो चंद्रगुप्त के पीछे पीछे उसके गांव की तरफ चल दिए। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे में बसे छोटे से गांव में जा पहुंचे। गांव में एक किनारे पे मन्ना का एक बड़ा सा घर था। पूरे गांव में अलग से दिख रहे एक संपत्ति घर को देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि ये मन्ना का ही घर था। चाणक्य उस बच्चे की बात सुनकर उस घर की तरफ चले। मन्ना के पास से चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों गुलाम थे, जिनको वो अपने काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। आज के दिन भी मन्ना के गुलामों की बोली लग रही थी। काफी मोल भाव के बाद एक व्यापारी मन्ना के 10 गुलाम लेकर वहां से निकल गया। यह नज़ारा देख चाणक्य को समझ तो आ गया कि मन्ना इतनी आसानी से चंद्रगुप्त को उन्हें नहीं सौंपने वाला। धनराशि गिनते हुए मन्ना की नज़र जैसे ही चंद्रगुप्त पर पड़ी तो उसके चेहरे की खुशी क्रोध में बदलते देर नहीं लगी। वो जोर से चिल्लाया, पूरे दिन निकाल दिया जंगल में, और वो भी इतनी सी लकड़ियाँ के लिए। कल इससे 5 गुना लकड़ी लेकर आएगा, तभी तुझे भोजन मिलेगा। मन्ना की बर्दाश्त राजा धनानंद से कम नहीं थी। वो उतना ही क्रोध और निर्दय था जितना कि धनातन। चाणक्य तुरंत उसके पास गए और उसे नमस्कार करते हुए बोले, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसने तो मेरी जान बचाई है। मन्ना ने उपहार करते हुए कहा, आपकी जान तो बच गई, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना। चुका ना दीजिए मेरे नुकसान का मूल्य और मैं इसको भोजन दे दूंगा। चाणक्य ने विनती करते हुए कहा, मानवीय ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य हूँ। मेरी विनती है कि अगर आप मुझे इस बालक को मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे साथ सौंप दे तो एक दिन आपको आपका मूल्य से 100 गुना अवश्य मिल जाएगा। चाणक्य की बात सुन मन्ना जोर से हंसा और बोला, मैं व्यापारी हूँ, मुझे सपने ना दिखाया करो तो बेहतर होगा। जिस दिन उचित धनराशि लेकर आ जाए, ये क्या उसके बगैर 72 गुलाम दे दूंगा। और आखिर क्या दिखा आपको इस नकारे में? मन्ना की बात सुन चाणक्य बोले, मदन का
भविष्य एक शिक्षक की नज़र से देखते तो मगध का सम्राट, पर आप तो व्यापारी है और आपको इससे एक गुलाम की नज़र से देखोगे। चाणक्य को सुन मन्ना और वहां खड़े गुलाम जोर से हंसने लगे। मन्ना की चंद्रगुप्त को उसके बालों से पकड़कर धक्का देते हुए कहा, ये और राजा, इसके राजा बनाओगे? दिन में चलते फिरते सपने मत दिखाओ। चाणक्य से ये देखा नहीं गया और वो चंद्रगुप्त को जमीन से उठाते हुए गुस्से में बोला, सपने देखने का अधिकार उन्हें को होता है जो उसे पूरा करना जानते हो, और ये मैं अभी सिद्ध कर सकता हूँ। मन्ना ने एक कुटिल मुस्कान के साथ चाणक्य को देखा और कहा, कैसे करेंगे सिद्ध? चाणक्य ने उत्तर दिया, लड़ा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी योद्धा से। ये विजय हुआ तो मेरा शिष्य बनेगा और अगर हार गया तो मैं भी आपका गुलाम बन जाऊंगा। ये सुन मन्ना ने हठार किया और अपने सबसे ताकतवर गुलाम को चाणक्य के सामने खड़ा कर दिया। हरा दीजिए मेरे गुलाम मायादेव को, बगैर किसी हथियार के, और ले जाइए अपने भावी सम्राट को। मन्ना का इशारा मिलते ही मायादेव चंद्रगुप्त के सामने आ खड़ा हुआ। मायादेव की विशाल कटखाटी को देखकर चंद्रगुप्त घबरा गया। युद्ध शुरू होने से पहले चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए और उसके डर को कम करने के लिए उसे कान में कुछ कहा, और अगले ही पल चंद्रगुप्त और माया अखाड़े में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मायादेव ने पहला वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बच किनारे की तरफ निकल गया। तभी वहां खड़े एक गुलाम ने चंद्रगुप्त को पकड़ वापस माया के सामने ढकेल दिया। माया ने फिर से उसके वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त एक बार फिर अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बाल बच गया, और इस बार मौका मिलते ही उसने पूरी ताकत से महादेव के घुटनों पर प्रहार किया। माया को एक पल के लिए झटका लगा। इससे पहले कि वो संभल जाता, चंद्रगुप्त ने उसी घुटने पर जोरदार दूसरा प्रहार किया। वह महादेव का भारी भरकम वजन ही उसका दुश्मन बनने लगा। घुटने की चोट के चलते उसने चलने में दिक्कत होने लगी। चंद्रगुप्त अपना तीसरा प्रहार करता कि अचानक उसका ध्यान भटका और पलक झपकते ही वो माया के चुंगल में आ गया। मायादेव ने उसे हवा में घुमाया और एक तरफ किसी पत्थर की तरफ फेंक दिया। चंद्रगुप्त जमीन पर जा गिरा। उसी एक पल का भटकना चंद्रगुप्त को महंगा पड़ गया। चाणक्य यह देख थोड़ा निराश हो गए। महादेव का वार देख मन्ना और वहां उपस्थित सभी गुलामों ने उत्साहित हो हल्ला करना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने अपने को संभाला और इससे पहले कि मायादेव अगला वार करता, उसने उसे शोर में दबी दूर से आ रही एक चीख सुनाई दी और तुरंत वहां से बड़ी तेजी से भाग निकला। उसे भागते देख अन्ना चिल्लाया, वो देखो आचार्य भाग गया आपका राजा। अब हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कह वह जोर जोर से हंसने लगा। चाणक्य को भी यह देख अचंभा हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आदमी दौड़ते हुए वहां आया और पहुंचा और मन्ना की तरफ देखते हुए बोला, आपकी पत्नी को वहां गौशाला में उसे आदमखोर तेंदुए ने घेर लिया है, उनके प्राण संकट में हैं, जल्दी चलिए। ये सुनकर ही मन्ना संत रह गया। चाणक्य को समझ आ गया कि चंद्रगुप्त ऐसे क्यों अचानक भाग गया। मन्ना वहां से तेजी से गौशाला की तरफ भागा और उसके पीछे चाणक्य और बाकी लोग भी इंद्रचंद्र हवा की तेजी से भागता हुआ गौशाला के निकट आ पहुंचा। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी चिल्ला रहे थे कि कोई तो उसे बचाओ, कोई तो अंदर जाओ, लेकिन गौशाला के अंदर जाने की हिम्मत किसी में न थी। बिना समय गवाए चंद्रगुप्त गौशाला के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर गायों के झुंड में भी हफरा तफरी थी। वो इधर उधर भागती हुई जोर जोर से आवाजें लगा रही थी, पर उस आदमखोर तेंदुए को भला गाय से क्या मतलब। उसके मुंह पर तो मनुष्य का खून सवार चढ़ चुका था। चंद्रगुप्त ने ध्यान दिया तो
देखा कि मन्ना की पत्नी, जिसे वो माई बोलता था, गौशाला के पीछे के हिस्से में दबे पांव निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत से तेंदुए पर नजर पड़ चुकी थी। चंद्रगुप्त ने यह भाप लिया कि अब उसकी माई की जान खतरे में पड़ने वाली है और उनको संभालने के लिए उसके पास ना के बराबर समय है। चंद्रगुप्त ने वहीं पड़े एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े को बड़ी फुर्ती से बिना आवाज किए अपने हाथ में उठा लिया। तेंदुए जैसे ही माई की तरफ हमले के लिए बढ़ा, चंद्रगुप्त ने हवा में उछलते हुए तेंदुए के सिर पर लकड़ी से जोर का वार किया। वार इतना घातक था कि तेंदुआ वहीं पर गिर गया और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। तो दोस्तों, ज़्यादा ये स्टोरी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस स्टोरी का दूसरा भाग हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे आज़ाद कराया और कैसे शिक्षा दी और कैसे उसको एक बड़े राजा का दर्जा मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सेकंड पार्ट का वेट कीजिए।